मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। सो हेलो बच्चों, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में आखिरी पॉइंट को बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी की। ठीक है, देखिए नॉर्मलिटी की बात करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीजें पता होगी, तब होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी एक्चुअली ऐसा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट टॉपिक है ना, जिसके लिए आपको केमिस्ट्री के 4 यूनिट को पढ़ेंगे तब जाके आपको पूर्ण रूप से क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रहे हैं तो इसमें डिस्कस करना भी जरूरी है। ठीक है, तो आइए इससे पहले हम लोग नॉर्मलिटी को पढ़ने से पहले हम लोग इक्विवेलेंट मास को पढ़ेंगे और उसके बाद इक्विवेलेंट मास को पढ़ के तब उसके बाद हम लोग नॉर्मलिटी को पढ़ेंगे। तभी आपको, चूंकि इसके बिना तो वो नॉर्मलिटी कुछ है ही नहीं, मतलब यही इसी से नॉर्मलिटी बना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्मलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए इक्विवेलेंट मास को समझेंगे। जैसे देखिए नॉर्मलिटी आप पढ़िएगा ना तो पहले 4 यूनिट आपको कौन कौन पढ़ना पड़ेगा। जैसे 4 यूनिट आपको मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड रेडॉक्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मलिटी के लिए। ठीक है, इन 4 यूनिट को आप पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ लेंगे तब आपको नॉर्मलिटी एक्चुअली में पढ़ाना चाहिए। लेकिन हम भी पढ़ा दे रहे हैं, अब क्या मतलब नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा सब बोलेगा कि सर ये छूट गया, तो इसीलिए तो आइए हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंट मास को। ठीक है, देखिए जैसे बच्चा सबको क्या होता है कि मोलिकुलर मास से बहुत जबरदस्त प्यार होता है, एकदम खूब अच्छा से प्यार कर लेता है, लेकिन उसको इक्विवेलेंट मास से बिल्कुल नफरत होता है। एक ठोप उसको समझ में नहीं आता है, और नहीं समझ में आने का कारण जानते हैं क्या होता है? वो ना तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है, ना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। ये 3 यूनिट पढ़ा ही नहीं है, तो केवल मोल कंसेप्ट से आपको इक्विवेलेंट मास थोड़ी समझ में आने वाला है। तो इक्विवेलेंट मास को समझने के लिए हम लोग आज एक समराइज किए हैं और हर चीज को मतलब आपको पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंट मास को। देखिए इक्विवेलेंट मोलिकुलर मास कितना आसान होता है, उसको बस सबको एलिमेंट से जोड़ देना रहता है, सब एलिमेंट के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे, मोलिकुलर मास निकल जाएगा उसका। ठीक है, तो वैसे ही अब हम लोग इक्विवेलेंट मास की अब बात करेंगे। ठीक है, आज से हम लोग इक्विवेलेंट मास से भी प्यार करेंगे, वैसे ही जैसे मोलिकुलर मास से करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या बोलता है equivalent mass of substance. It is defined as the number of parts by mass of that substance which combine or displace directly or indirectly 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of chlorine. इसको पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हो पाई होंगी। ठीक है, इसको अब हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, मतलब बाय मास कर रहा है, मास की बात कर रहा है ना। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास दैट सब्सटेंस विच कंबाइन, मतलब कंबाइन मतलब का जुड़ना, और डिस्प्लेस जुड़ना या विस्थापित होना, जोड़ना या विस्थापित होना। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है? विस्थापित होना यानी घटना। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? रिएक्शंस की भी बात होगी इसमें। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब रिएक्शन में डायरेक्ट और या तो इनडायरेक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इतना मास हाइड्रोजन का इसमें क्या करेगा, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंबाइन या डिस्प्लेस होगा, कंबाइन करेगा या नहीं तो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए और 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन। इतना मास क्या करेगा क्लोरीन का, मतलब इसमें कंबाइन करेगा या डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, देखिए इस चीज से आपको डिफिनेशन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आप इसको अगर आएगा तो आप एज इट इज इसको लिख दीजिएगा और आप
ऐसे तो आप समझ गए किसकी किसकी बात कर रहा है, केवल और केवल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात कर रहा है। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तो आप इसके डिफिनेशंस को लिख सकते हैं, वरना इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए इसका हम लोग फार्मूला को समझेंगे, वही मेन है। और आपके जो भी न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ने गया नॉर्मलिटी से, नॉर्मलिटी में जो भी हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे, आपको इक्विवेलेंट मास इसी से निकालना होगा, इसके फार्मूला से, तब जाके आपको नॉर्मलिटी पढ़ पाएंगे और आपके उसके क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ये इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए इसके फार्मूला को समझते हैं। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट मास जो होता है ना, इसका बहुत सारा केस होता है। ठीक है, बहुत सारा क्या मतलब केस जो कि होता है हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, इसके कितने केस होते हैं? 4 केस होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट की बात करेगा और उसका कहेगा इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टू द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, बात एक ही है, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास को अगर वैलेंसी से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आ गई वैलेंसी की, और वैलेंसी तो आप पढ़े नहीं हैं अभी। ठीक है, वैलेंसी आप नहीं पढ़े हैं, चूंकि वैलेंसी तो आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे वैलेंसी को। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे वैलेंसी को, तो यहाँ पे नहीं है पढ़े। लेकिन यहाँ पे आप अगर क्लास 10th और 9th को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप वैलेंसी निकालना बहुत ही आसानी से आपको समझ में आता होगा, और वैलेंसी आप निकाल भी लेते होंगे, इतना तो आप पढ़े में तेज हले हैं, हमको पता है। ठीक है, तो आप वैलेंसी यहाँ से आप समझिएगा। ठीक है, चूंकि हम नहीं पढ़े हैं इसलिए तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आता होगा, इसलिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बट्टा वैलेंसी, मतलब बाई वैलेंसी से अगर डिवाइड कर देंगे ना तो हम लोग को इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बात करेंगे हम लोग, जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu, कॉपर का इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu इन CuO, मतलब CuO में Cu का इक्विवेलेंट मास आपको बताना है। ठीक है, तो Cu का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? Cu का इक्विवेलेंट मास तो हम लोग को ऑलरेडी निकालना ही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मास ऑफ एन एलिमेंट जो Cu है, ये Cu है, इस Cu का मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? Cu का एटॉमिक मास होता है 63.58 होता है, 63.58 होता है, जिसको हम लोग 63.6 लिख सकते हैं। ठीक है, 63.6 लिख दिए। अब बट्टा में उसका वैलेंसी, तो Cu का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। फिलहाल अभी आप रट जाएंगे, रटना क्या है, आप अगर 10th पढ़े हैं तो आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Cu का वैलेंसी अगर आप पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे तो वहाँ वैलेंसी आपको वहाँ से आप निकाल लेंगे, या फिर दिया हुआ भी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ इसका वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा, और इसको आप डिवाइड कर दिए, 63.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 31.8 आएगा, 31.8। इसका वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा। हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि वैलेंसी ऑफ Cu कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग एलिमेंट की बात करेंगे तो अगर बात करेगा आपको एन में, जब बात करेगा तो अब देखिए हम लोग उसका एन का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ एन, तो फार्मूला का जो मास होगा ना, फार्मूला मास ऑफ द एन, उस जो फार्मूला दिया रहेगा उसका मास हम लोग लिखेंगे। अब बट्टा में उसके डिवाइड में क्या करेंगे, उसके चार्ज से भाग दे देंगे, कितना उस पर एन है, कितना पॉजिटिव एन है या निगेटिव एन है, उसके चार्ज से, मतलब एन से क्या करेंगे, चार्ज से भाग दे देंगे, चार्ज से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। किसका? एन का निकल जाएगा। एन का क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। तो आप इसको समझ गए। अब देखिए, अब इसका अगर हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu2O3 2 माइनस एन है, 2 माइनस इसका क्या है? एन है, 2 निगेटिव चार्ज है इस पर। ठीक है, O3 पर क्या है? 2 निगेटिव चार्ज है। तब इसका हम लोग को इक्विवेलेंट मास बताना है। ठीक है, इसका Cu2O3 2 माइनस का इक्विवेलेंट मास बताना है आपको। तो देखिए यहां से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है इसका क्या निकालना है हम लोग को, इसको हम लोग पहले मोलिकुलर मास निकालेंगे। ठीक है, इसका Cu2O3 का मोलिकुलर मास निकालेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे Cu2O3 2 माइनस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा CO3 2 माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग CO3 2 माइनस, देखिए क्या बोल रहा है, यहां से देखेंगे फिर से एक बार, इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2 माइनस एन, इसका हम लोग को क्या बताना है? इक्विवेलेंट मास बताना है। इसका हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए कार्बन का
एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और 3 को ऑक्सीजन है तो 16 तिया 48। तो वही है कि यहाँ पे 12 हो गया कार्बन का और 3 को ऑक्सीजन है तो 16 गुने 3 तो 16 तिया 48। 48 और बाई 2 इसका देखिए ये जितना आयन है ऊपर जितना आयन रहेगा, जितना आप आयन रहेगा पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे बट्टा में उसको डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस पे -2 निगेटिव आयन है, ठीक है, मतलब 2 निगेटिव आयन है तो बट्टा में 2 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 16 तिया 48 और 12 60 हो गया, 60/2। और जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, फिर से हम बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए, अब नेक्स्ट केस की बात करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आप जब तक इस जो केस की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आप पढ़े होंगे, अगर मतलब क्लास 11th में या क्लास 10th में अगर पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आपको कुछ अच्छा होगा, बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। और नहीं तो अगर आप आगे पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे शॉर्ट में देखिए EQ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट मास है। आप कभी गलती नहीं करेंगे, यहाँ भी EQ लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट मास ही है, ठीक है। शॉर्ट में उसको लिखे हैं हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर उसका आपको इक्विवेलेंट मास निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए मोलिकुलर मास जो दिया रहेगा हम लोग को इक्वेशन में, या चाहे जिसका जिस भी कंपाउंड का या किसी भी चीज का दिया रहेगा उसका मोलिकुलर मास अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस्ट कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या कितना गेन कर रहा है बट्टा में उसको डाल देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, तो हम लोग यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ निकाल लेंगे किसका? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अभी रेडॉक्स रिएक्शंस को पढ़े नहीं हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अगर रिसर्च आप पे करवाएंगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको रहने देंगे और इस चीज़ को वहाँ पे समझेंगे, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में। अब देखिए थर्ड केस की अगर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे फोर्थ केस होगा ना, ये फोर्थ केस है, ये फोर्थ केस हो गया और ये फिफ्थ हो गया, ठीक है, फिफ्थ केस। अब देखिए फोर्थ केस में क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगर एसिड और बेस की बात करें कि किसी एसिड कोई एसिड दिया हुआ होगा, जैसे मान लीजिए कि H2SO4 दिया रहेगा, तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? या HNO3 दिया रहेगा, नाइट्रिक एसिड दिया रहेगा, तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, ठीक है। देखिए मास ऑफ एन एसिड मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड का क्या कैसे निकलेगा? तो मोलिकुलर मास ऑफ एसिड, जो एसिड दिया रहेगा, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, ठीक है, तो उसका जो मोलिकुलर मास जितना आएगा, मोलिकुलर मास तो आपको निकालने के लिए बहुत ही आसानी से आता होगा, क्योंकि मोलिकुलर मास निकालना तो बहुत ही आसान है, उससे आप प्यार भी करते हैं, ठीक है। तो मोलिकुलर मास एसिड का निकाल लेंगे, बट्टा में बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? बेसिसिटी आपको बताना है। बेसिसिटी क्या होता है इस चीज को हम लोग जानेंगे पहले, ठीक है। बेसिसिटी जब तक नहीं पता होगा तब तक हम लोग कैसे जानेंगे बेसिसिटी है, और बेसिसिटी से हम लोग को भाग देना है उसमें, ठीक है। तो देखिए बेसिसिटी हम लोग यहां से समझते हैं बेसिसिटी को। देखिए बेसिसिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H प्लस एन प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द एसिड। मतलब एक मोलिक्यूल एसिड में कितना H प्लस एन, मतलब एक मोलिक्यूल एसिड से कितना H प्लस एन क्या कर रहा है? मतलब डिस्प्लेसेबल हो रहा है, निकल रहा है। डिस्प्लेसेबल मतलब क्या होता है? विस्थापित हो रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोला जाता है, ठीक है। जैसे H प्लस एन का मतलब क्या हो गया, इसको एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये देखिए HCl है, इसमें कितना हाइड्रोजन है? एक है। तो इसका बेसिसिटी, HCl का बेसिसिटी क्या होगा? 1 होगा। HCl का बेसिसिटी 1 होगा। HCl का बेसिसिटी कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए नेक्स्ट अगर H2SO4 की बात करेंगे, H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 को है। H प्लस एन की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया? 2 हो गया। सेम अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
H3PO4 की, ठीक है, H3PO4 की अगर बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 3 है। ये देखिए ये काफी कंसेप्चुअल है, ठीक है। ये देखिए केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट इसमें बहुत जबरदस्त लगेगा, ठीक है। जैसे H3PO4 है तो इसमें तो ये 3 को हाइड्रोजन है, तो ये 3 को हाइड्रोजन है तो इसमें हो गया इसका 3 बेसिसिटी हो गया, ठीक है। लेकिन कैसे हुआ, और अगर यहाँ पे अगर मतलब H3PO4 की जगह पे अगर और कुछ होता जैसे H3PO3 होता तब इसका क्या होता, तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए अब हम लोग अगर बात करेंगे, देखिए हमारे पास वहां जगह कम है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं अगर आपको, यहाँ पे तो 3 है, और कैसे 3 है इसलिए आप समझेंगे। देखिए H3PO4 है, ठीक है। तो अब देखेंगे, मान लीजिए ये फास्फोरस है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, ये भी ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 4 को ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गया ना, 4 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे H+ प्रोड्यूस करेगा, यहाँ H+ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये खींच लेगा अपन की ओर। तो ये कितना मतलब बना रहा है, कितना से बना रहा है, तो 1 2 3, ये तीनों अपना बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो बेसिसिटी होगा ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा। लेकिन वही अगर बात करेंगे हम लोग H3PO3 की, H3PO3 की अगर बात करेंगे हम लोग, तो H3PO3 में क्या हो जाएगा, H3PO3 में आपका होगा यहाँ पे मान लीजिए ये फास्फोरस हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। देखिए ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि आप तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़े नहीं है, जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे आपको थोड़ा समझना मतलब डिफिकल्ट ही होगा, समझिए। तो हमको लगता है कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड खाली रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। अब देखिए अब हाइड्रोजन कितना बचा, 3 को हाइड्रोजन बचा। तो देखिए यहाँ से एक H+N तो प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से एक H+N प्रोड्यूस, लेकिन यहाँ से H+N प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए केमिकल फास्फोरस का इतना मतलब ताकत नहीं है कि वो H+N को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका बेसिसिटी कितना हुआ, इसका बेसिसिटी 2 हो गया, क्योंकि H जैसे इससे कॉम्बिनेशन करके ये बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, इससे भी कॉम्बिनेशन करके ये बॉन्ड कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। तो इसका जो बेसिसिटी होगा ये कितना होगा, 2 होगा, बेसिसिटी 2 होगा। वैसा ही यहाँ पे H3PO2 को भी देख सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास थोड़ा जगह का अभाव, इसलिए H3PO2 को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि बेसिसिटी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए नॉर्मल वे में आप थोड़ा कंफ्यूज अभी कर रहे होंगे क्योंकि आप बहुत सारे चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता होगा। देखिए यहाँ पे, लेकिन आप सिंपल वे में अब आप समझ जाएंगे, मतलब नॉर्मल वे में यहाँ पे कितना होगा, बेसिसिटी 1 2 और 3, ठीक है। और ज़्यादा आपको फास्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और सब पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। अब देखिए ये इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का, अगर बेस दिया रहेगा, कोई अगर बेस है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि NaOH है, ठीक है, आपको KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो बेस रहेगा उसका मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास, देखिए मोलिकुलर मास ऑफ बेस बट्टा एसिडिटी ऑफ बेस, वो जो बेस रहेगा उसका एसिडिटी, ठीक है, उसका एसिडिटी। तो एसिडिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए एसिडिटी की हम लोग बात यहां से करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH आयंस, OH माइनस आयंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। सेम वही बात कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल बेस में कितना H प्लस OH माइनस भले OH माइनस आयन प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। जैसे में आप एग्जांपल यहाँ देखेंगे NaOH, तो यहाँ OH कितना है, OH कितना है, OH की संख्या कितना है, 1 है, तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा, बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। और CaOH ट्वाइस है, तो OH यहाँ पे कितना है, OH 2 है, तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, 2 हो जाएगा, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही बात है, मोलिकुलर मास हम लोग निकाल देंगे उस बेस का, बट्टा में बेसिसिटी एसिडिटी से भाग दे देंगे, तो हम लोग को इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ तक आपको इक्विवेलेंट मास निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा मानते हैं कि हुआ होगा,
तो आप थोड़ा बर्दाश्त करेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब जो टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, तो आपको एक बार फिर से हम लोग समराइज करके और अच्छा से नॉर्मलिटी को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और जहां से क्वेश्चन आए आपको आराम से बन जाए। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझे होंगे आप। अब देखिए, अब यहां से हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात को करते हैं और यही मेन इंपॉर्टेंट बात है हम लोग का। ठीक है, जैसे हम लोग यहां से जो भी पढ़ रहे थे, ये इसी चीज को निकालने के लिए पढ़ रहे थे। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट की। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट यहां से हम लोग निकालेंगे। देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट्स, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। मतलब क्या बोल रहा है कि ये रेशियो होता है किसका रेशियो होता है, ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जो हमारे पास सॉल्यूट रहेगा उसका मास मतलब द्रव्यमान किस में, ग्राम में उसका क्या वेट रहना चाहिए, उसका वेट ग्राम में, टू द इक्विवेलेंट मास मतलब इक्विवेलेंट वेट मतलब इक्विवेलेंट वेट से भाग दे देंगे। ठीक है, जो सॉल्यूट दिया रहेगा उसको हम लोग अगर इक्विवेलेंट वेट से भाग दे देंगे, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएगा। और यही पॉइंट हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मलिटी के लिए। किसके लिए, नॉर्मलिटी के लिए हम लोग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसी से हम लोग निकालेंगे। जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर क्या है आपका, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, जो ग्राम है यहाँ पे ग्राम लिख सकते हैं, इन ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बट्टा इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, उस सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप समझ में नहीं आया होगा है तो थोड़ा धैर्य रखेंगे और आगे एक बार फिर से हम लोग नॉर्मलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझे हैं। तो आप इसको पहले वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अब आते हैं नॉर्मलिटी पर, और नॉर्मलिटी पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल को करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए बाबू, अब हम लोग देखते हैं नॉर्मलिटी को। ठीक है, नॉर्मलिटी को देखते हैं और नॉर्मलिटी को समझते हैं। ठीक है, यही हम लोग को आज का मुख्य पर्पस था, नॉर्मलिटी को पढ़ना, जो कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये कंसंट्रेशन टर्म्स का, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स की ये आखिरी पॉइंट है हम लोग को नॉर्मलिटी। तो आइए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर या पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब इसका बोलने का क्या मतलब है, बोल रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, या कि एक डेसीमीटर क्यूब में कितना ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में चाहे 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग नॉर्मलिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा। देखिए, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन पर लीटर, 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मलिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको क्या, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला देखते हैं इसका कि फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट, जो सॉल्यूट है हम लोग के पास उसका ग्राम इक्विवेलेंट, अब बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम या तो लीटर में या तो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, अगर डेसीमीटर क्यूब में है तो उसको लीटर में भी चेंज करके हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉरी डेसीमीटर में रहेगा तो वही लीटर में हो। देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट और बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हम लोग का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखेंगे एक चीज यहां से नोटिस करेंगे कि एक रिलेशंस भी है हम लोग के पास, जिसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसलिए
ज़्यादा हम इस पर नहीं फोकस कर रहे हैं। अगर आपकी पर्सनल कोई चॉइस होगी तो हम इसको अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको करा भी सकते हैं इसके, ठीक है, इसको मतलब क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी, मोलरिटी जो हम लोग पहले पढ़े हैं, तो नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी ये दोनों का रेशियो यहाँ पे x होता है, ठीक है, यहाँ पे x। अब यहाँ पे x का मतलब क्या है, ठीक है, x का यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे हम लोग बेसिसिटी निकालने के लिए सीखे थे, बेसिसिटी, एसिडिटी, या जो भी हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालते थे तो उसमें हम लोग मोलिकुलर मास बट्टा में जिससे भाग देते थे वो टर्म यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिसिटी, एसिडिटी, या आप जितना चार्ज है वो भी हो सकता है, ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दे दे नॉर्मलिटी, दे दे, आपसे बोले कि मोलारिटी बताइए, आपको दे दे यहाँ पे बेसिसिटी और नॉर्मलिटी दे दे, पूछे कि मोलारिटी बताइए, तो यहाँ से आप बता देंगे, ठीक है। यानी x का मतलब यहाँ पे बेसिसिटी होगा या तो एसिडिटी होगा या जो भी हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए यूज कर रहे थे वो चीज़ होगा, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग इसके नोमेरिकल को करते हैं, और काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट नोमेरिकल है, आपको एक ही नोमेरिकल से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं कि नोमेरिकल्स क्या बोल रहा है। देखिए प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मतलब ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। देखिए इसको होल ट्वाइस बोला जाता है, COOH होल ट्वाइस इंटू 2H2O इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ द एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब हम लोग को नॉर्मलिटी बताना है इसका, ठीक है। और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम किस में दिया है, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको ध्यान देखेंगे। और हम लोग को क्या चाहिए, लीटर में वॉल्यूम चाहिए, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो आप अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बट्टा में बेसिसिटी। क्योंकि देखिए एसिड की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ इसका बेसिसिटी निकालेंगे, जैसे कि हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग बेसिसिटी, बट्टा में क्या होगा, बेसिसिटी होगा। अब देखिए मोलिकुलर मास हम लोग को किसका बताना है, इसका बताना है, ठीक है। तो मोलिकुलर मास आप तो आसानी से निकालने के लिए सीखे हैं। देखिए यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड है, इसका हम लोग मोलिकुलर मास हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। और पता नहीं है तो निकाल भी लेंगे यहाँ से निकालना बहुत ही आसान है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका जो मोलिकुलर मास कितना होता है, मोलिकुलर मास हमको तो ऑलरेडी याद है, तो हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं और आप निकाल लीजिएगा, ठीक है भाई। 2 हो जाएगा। इसका बेसिसिटी कितना होगा, 2 होगा। चूंकि बेसिसिटी जब बोल रहा है तो बेसिसिटी क्या बोलता है कि कितना H+N निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका H+N कितना निकल रहा है, यहाँ H+N देखिए, H+N कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है, ठीक है। तो H+N निकल रहा है, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब जो इक्विवेलेंट मास है ये कितना है, 63 आ गया, इक्विवेलेंट मास 63 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तभी तो नॉर्मलिटी निकाल पाएंगे ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, यहाँ से 63 हम लोग का क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया। 63 क्या आया, इक्विवेलेंट मास आया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इतना ग्राम एसिड में, मतलब इतना ग्राम आपको वेट दे दिया है, इतना ग्राम में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। इतना ग्राम डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो
क्या होगा यहाँ पे 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़े हैं मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के जगह पर क्या है, सॉल्यूट के जगह पर हम लोग का यहाँ पे ये है एसिड है ऑक्सैलिक एसिड, और कितना ग्राम है इसका मास 0.63 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड OXILIC ऑक्सैलिक एसिड बाई इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो देखिए यह मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना दिया हुआ है 0.63 ग्राम, इक्विवेलेंट मास कितना दिया हुआ है निकाले हैं हम लोग 63 निकाले हैं, ठीक है। यहां से हम लोग इस चीज को निकाल लिए। तो अब देखिए अब यहां से हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तब 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा आपका, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ये हम लोग का आएगा। इसको जब कट कीजिएगा तो ठीक है इतना आएगा, ठीक है इतना आ गया हम लोग का। अब देखिए ये तो हम लोग का निकाल लिए ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए। अब देखिए नंबर ऑफ जब ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया तो अब हम लोग नॉर्मलिटी निकाल देंगे इसका, जस्ट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कितना निकाले हैं सॉल्यूट का 0.01, ठीक है 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ये हो गया। अब बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे दिया क्या हुआ है 250 सेंटीमीटर, ठीक है 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लीटर में बदलेंगे, लीटर में जब बदलेंगे तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग इसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, इसको 1000 से भाग दे देंगे तब ना लीटर में आ जाएगा। तो ये लीटर में आएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.250 लीटर में आ गया, ठीक है। तो इसको लीटर में रखेंगे। अब देखिए जब यहाँ से आप इसको कट कीजिएगा तो हम तो डायरेक्ट यहाँ से हम कट करेंगे तो कितना आएगा, आप इसको आसानी से और देख के आप अपने से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हमको तो ऑलरेडी याद है तो हम तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है 0.04। और देखिए यूनिट पर काफ़ी ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट तो ये है, ठीक है तो ग्राम इक्विवेलेंट, और ये लीटर है तो जब ये लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ये लीटर इनवर्स। एक्चुअली ये नॉर्मलिटी का क्या है यूनिट है, यूनिट क्या है नॉर्मलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.04 कैपिटल एन यानी नॉर्मलिटी, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मलिटी। हम एक्चुअली यहाँ पढ़ाने वाले नहीं थे, लेकिन हम पहले ही बोल दिए थे, हम पहले ही कमिटमेंट कर चुके थे कि इसमें हम लोग नॉर्मलिटी भी पढ़ेंगे, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ा है, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लव यू।